रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात हम सुनेंगे मिट्टी की खुशबू और एक बूढ़े बैल की आखिरी कहानी। आखिरी बैल। एक बूढ़ा बैल जिसने खेत की हर जुताई में पसीना बहाया, हर फसल के साथ बूढ़ा होता गया और अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां बेटा कहता है, इसे बेच दो, ट्रैक्टर ले लेते हैं। लेकिन पिता का दिल कहता है, ये सिर्फ बैल नहीं, ये घर का हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ खेत और बैल की नहीं, ये एक पिता और बेटे के बीच के उस पुल की है जहां भावनाएं और जरूरत आमने सामने खड़ी होती हैं। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको बैल की धीमी घंटियों की आवाज सुनाई देगी, मिट्टी की महक महसूस होगी और कहीं भीतर आपके अपने बचपन की कोई याद दस्तक देगी। अगर आपको ऐसी धीमी नींद में डुबो देने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपके दिल और आंखों को सुकून देने आती है। और हां, बताइए ना, आप अभी किस शहर से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट और हर लाइक से ये यकीन बढ़ता है कि आप कहीं वहीं हैं, सुन रहे हैं और इस बैल की धीमी चाल के साथ मेरे साथ इस सफर में चल रहे हैं। तो अब रोशनी कम कर दीजिए, पंखे की हल्की आवाज को सुनिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस पुराने आंगन की ओर जहां मिट्टी में बैल की खुरों के निशान हैं और दिल में उसके आखिरी दिन की कहानी। गांव की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। पूरब की दिशा में सूरज की हल्की लालिमा खेतों पर बिछने लगी थी। हवा में माटी और हल्की सी गोबर की खुशबू थी, वही अपनेपन वाली जो सिर्फ गांव वालों को ही सुकून देती है। रामलाल अपने कंधे पर गमछा डाले दरवाजे की ओट से आंगन में खड़े नीलकंठ को निहार रहे थे। नीलकंठ, उनका बूढ़ा बैल, कभी खेतों की जान हुआ करता था। सफेद चमड़ी, माथे पर हल्की धारी और बड़ी भोली आंखें। अब उम्र ढलने लगी थी, मगर रामलाल के लिए वह सिर्फ एक पशु नहीं, परिवार का हिस्सा था। रामलाल ने धीरे धीरे आगे बढ़कर नीलकंठ के माथे पर हाथ फेरा। चल बेटा, चल, थोड़ा खेत तक घूम आवें। उन्होंने बैल की गर्दन पर प्यार से थपकी दी। नीलकंठ ने मानो पिता के स्पर्श को पहचान कर गर्दन हिलाई और गले की घंटी मधुर ध्वनि में बज उठी। उधर घर के भीतर धनवंती रसोई में चूल्हे पर चाय रखने लगी। वह खिड़की से रामलाल और बैल को देखती हुई मुस्कुरा उठी। यह दृश्य सालों से चला आ रहा था। घर की सुबह रामलाल के और नीलकंठ के साथ शुरू होती थी। चाय तैयार है, धनवंती ने हल्की आवाज लगाई। रामलाल बैल को पेड़ के नीचे बांधकर घर लौट आए। तभी उनका बेटा मोहन बाहर निकलता है, हाथ में मोबाइल और माथे पर आधुनिक सपनों की रेखाएं। वह शहर में पड़ चुका था और अब ट्रैक्टर की योजना बना रहा था। मोहन ने बैल की ओर देखा और फिर पिता से सीधा प्रश्न किया, बाबा, कब तक इस बूढ़े बैल से काम करवाते रहेंगे? ट्रैक्टर ले लें तो खेती भी जल्दी होगी और मेहनत भी कम पड़ेगी। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, हर चीज का समय होता है मोहन। नीलकंठ ने हमारे लिए जीवन भर खून पसीना बहाया है, उसे बेचकर हम आराम नहीं पाएंगे। मोहन ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, लेकिन बाबा, गांव के सब लोग अब ट्रैक्टर ले रहे हैं। आजकल बैलों से खेती करना घाटे का सौदा है। पिता और पुत्र के बीच एक शांति छा गई, मगर यह शांति अस्थायी थी। दूर कहीं कोयल ने गाना शुरू किया और नीलकंठ धीरे धीरे अपनी घंटी बजाते हुए हरी घास चबाने लगा। उस मासूम पशु को इस बात की खबर भी न थी कि उसकी जिंदगी एक निर्णय के मोड़ पर खड़ी है। धनवंती ने दोनों के लिए चाय लाकर रखी और बीच बचाव करते हुए बोली, पहले चाय पी लो, फिर आराम से सोचेंगे। मोहन ने कप उठाया पर मन खिन्न था। रामलाल शांत थे, जैसे उनकी आत्मा पहले से जानती हो कि बदलाव का समय आ चुका है, पर मन मानने को तैयार न हो। मोहन धीरे से बोला, मैंने ट्रैक्टर का दाम और लोन का प्लान सब देख लिया है, बस आपका हां चाहिए। रामलाल ने उत्तर में कुछ कहा नहीं। वे चाय रखते हुए उठे और फिर से आंगन की ओर चले गए।
वहीं जहां नीलकंठ खड़ा था। उन्होंने उसके माथे पर फिर से हाथ फेरा और आंखों में नमी आ गई। बेटा ये भावना नहीं समझता था कि ये बैल सिर्फ खेती का साधन नहीं, उसके जीवन का साथी है, जैसे एक पुराना दोस्त। उसी शाम गांव में चौपाल लगी थी। कुछ किसान अपने नए ट्रैक्टरों की बातें बढ़ चढ़ कर रहे थे। मोहन भी वहां बैठा था और मन ही मन सोच रहा था कि वह अपने पिता को कैसे मनाए। उधर रामलाल अपने मन की उलझन लिए चुपचाप चौपाल से दूर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे। मित्र हरिनाम सिंह पास आकर बोले, रामलाल कुछ परेशान दिख रहे हो? रामलाल ने गहरी सांस ली। समय बदल रहा है हरिनाम, लगता है अब बैलों का समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं नीलकंठ को नहीं बेच सकता। हरिनाम ने सहानुभूति से सिर हिलाया। बदलाव जरूरी है, लेकिन पुराने रिश्तों को काटना आसान नहीं। गर्मी की दोपहर ढल चुकी थी। रामलाल घर के पिछवाड़े पुराने खपरैल वाले छप्पर के नीचे बैठे थे। सामने बंधी थी लकड़ी की वही पुरानी चरखी जिस पर कभी नीलकंठ को बांधा जाता था जब वह जवान था। उनकी आंखों के सामने यादों का एक पर्दा खिंच गया। फ्लैशबैक कई वर्ष पहले। रामलाल तब जवान थे, कमर सीधी, कंधे मजबूत और आंखों में खेतों के सपने। उसी समय उन्होंने दो छोटे छोटे बैल खरीदे थे, एक पीला और एक सफेद। सफेद वाले का नाम रखा गया था नीलकंठ। गांव के मेले से जब बैल लाए गए थे तब धनवंती ने पहली बार हंसते हुए कहा था, देखो हमारे घर दो और बेटों की आवाज आएगी। और सच में समय के साथ जैसे दोनों बैल घर का हिस्सा बन गए। खेतों की पहली जुताई, पहली फसल, पहले पैदावार के दिन जब रामलाल खुशी से झूम उठे थे, उसमें नीलकंठ भी बराबर का भागीदार था। झाड़ों की सुबह बैलों की भांप उड़ती सांसें, हल्की लकड़ियों की खड़खड़ाहट और रामलाल की धुन, चलो रे, हां चलो। यह सब मानो जीवन का एक संगीत था जो हर मौसम के साथ बजता था। वर्तमान में वापस रामलाल शून्य में ताक रहे थे और अचानक पुत्र मोहन की आवाज से उनका ध्यान टूटा। बाबा, आप सुन रहे हैं? रामलाल ने सिर उठाया। मोहन पास आकर बोला, मैं कल शहर जा रहा हूं ट्रैक्टर देखने, बैंक वाले से भी बात करूंगा। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके भीतर चल रहा संवाद शायद शब्दों में बदलना मुश्किल था। मोहन धीरे से बोला, एक बार आप शहर चलो ना मेरे साथ। रामलाल ने आंखों में थका सा भाव ले कहा, शहर जाकर क्या होगा मोहन? खेती अब भी यहीं होनी है, इस मिट्टी में। मोहन ने थोड़े तीखे स्वर में कहा, लेकिन बाबा, हमें जिंदा रहना है और समय के साथ चलना है। उसी शाम मोहन बाइक निकालकर शहर चला गया। अगले दिन वह चमचमाता लाल रंग का एक छोटा ट्रैक्टर लेकर गांव पहुंचा, टेस्ट ड्राइव के लिए। गांव के बच्चे तालियां बजाते भागे, कुछ बूढ़े भी देखने आ गए। ट्रैक्टर जोर से गड़गड़ाया और मोहन नई ऊर्जा से बैठ गया ड्राइवर सीट पर। नीलकंठ पास ही पेड़ के नीचे खड़ा था और ट्रैक्टर की आवाज सुनकर थोड़ी बेचैनी से गर्दन हिलाने लगा। रामलाल घर से निकले और यह अजीब दृश्य देखा। आधुनिक मशीन और बूढ़ा बैल आमने सामने जैसे दो युग खड़े हों, और बीच में मोहन नए युग के बुलावे में पूरी तरह खोया हुआ। मोहन ट्रैक्टर को खेत के किनारे तक ले गया और परखने के लिए हल्के हल चलाए। मिट्टी की ऊपरी सतह उखड़ने लगी। उसने गर्व से पिता की ओर देखा। देखिए, आधे घंटे में जितना काम बैल 4 घंटे में करेंगे। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे बोले, मशीन तेज है, लेकिन इसमें जान कहां है? मोहन ने थोड़ा गुस्से में कहा, जान से पेट नहीं भरता बाबा। वह लम्हा दोनों के बीच पहले असली टकराव का था। धनवंती दूर दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। उस रात रामलाल देर तक आंगन में चुपचाप बैठे थे और नीलकंठ उनके पास जमीन पर बैठा था। उन्होंने बिना बोले उसके कान सहलाए। हल्की हवा चल रही थी। पिता की आंखों से एक आंसू ढुलक गया, जिसे उन्होंने तुरंत पोंछ लिया
ताकि किसी को पता न चले, लेकिन नीलकंठ ने मानो सब समझ लिया। फिर उन्होंने बड़ा गहरा निर्णय लिया, अगले दिन सुबह गांव के पशु व्यापारी से मिलने का। सुबह की सुनहरी धूप ने खेतों को छूना शुरू किया ही था कि रामलाल उठकर तैयार हो गए। आज उन्हें गांव के पास वाली मंडी में एक पशु व्यापारी से मिलना था। नीलकंठ आंगन में बंधा हुआ था। उसकी आंखों में वही शांत आत्मविश्वास था, जैसे वह सब कुछ जानता हो लेकिन कुछ कह नहीं सकता। रामलाल का मंडी जाना। रामलाल ने सिर पर पगड़ी बांधी और लाठी लेकर घर से निकले। धनवंती ने धीमी आवाज में पूछा, कहां जा रहे हो इस वक्त? रामलाल बिना आंख मिलाए बोले, बस जरा मंडी तक। धनवंती समझ गई कि यह वही दिन है जिसका डर उसे कई दिन से था। उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर से उन्हें जाते देखती रही। मंडी में पशुपालकों की भीड़ थी। किसी ने गाय लाई थी, किसी ने बैल। एक कोने में रामलाल खड़े थे और पुराने परिचित व्यापारी से बात कर रहे थे। व्यापारी ने नीलकंठ की उम्र का अंदाजा लगाकर कहा, अब तो बूढ़ा हो गया है रामलाल, ज्यादा नहीं पाओगे, 2-3 हजार। रामलाल को जैसे किसी ने चारे की रोटी से पत्थर निकाल फेंका हो। सिर्फ 3 हजार? उनकी आवाज कांपी। व्यापारी ने कंधे उचकाकर कहा, अब इसका काम ही क्या बाकी है, बस दूध छिटकाने लायक भी जोर नहीं। रामलाल चुपचाप वहां से हट गए। मंडी की भीड़ उनके लिए धुंधली पड़ गई। उन्हें याद आया, वही नीलकंठ जिसने उनके बेटे के जन्म के समय पूरा खेत जोतकर तैयार किया था, वही बैल जिसने भूख में भी लगातार हल खींचा था। उधर मोहन शहर में मोहन बैंक की फॉर्मेलिटी पूरी करा रहा था। लोन अफसर उसे समझा रहा था, कागज पूरे हैं, बस जमीन के कागजात पर पिता के सिग्नेचर भी चाहिए, तभी लोन पास हो जाएगा। मोहन ने सोचा, अगर बाबा मान जाएं तो सब कुछ कल ही हो सकता है। वह किसी जीत की खुशी में डूबा था, अनजान कि पिता शायद इसी समय बैल की कीमत तय करा रहे हैं। घर लौटते समय रामलाल वापस लौटते हुए दुखी और शांत थे। रास्ते में गांव के पुराने पड़ोसी सूरज भैया मिले। उन्होंने रामलाल का चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, बड़ी थकावट दिख रही है। रामलाल ने भारी आवाज में कहा, मैं शायद नीलकंठ को बेच दूं, लेकिन कीमत सुनकर मन डूब गया। सूरज भैया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, कुछ चीजों की कीमत रुपए से नहीं होती। बेटे की बात मानना अच्छी बात है, पर बैल बेचकर मन बेचैनी से भर जाएगा, सोच समझ कर करना। रामलाल ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन भीतर एक द्वंद्व जारी था। वह बेटे का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन नीलकंठ को छोड़ना उनके अस्तित्व का टुकड़ा काटने जैसा लग रहा था। शाम को घर मोहन शहर से वापस आया, बैंक के फॉर्म हाथों में। उसने पिता के सामने फाइल रखी। बस यहां साइन कर दीजिए। रामलाल ने फाइल को देखा, फिर मोहन की तरफ। अगर मैं साइन कर दूं तो क्या नीलकंठ को रखने दोगे? मोहन ने कुछ सोचकर कहा, बाबा, ट्रैक्टर आएगा तो बैल की जरूरत नहीं बचेगी, खर्चा बढ़ेगा। दोनों की बात फिर रुक गई। धनवंती ने पहली बार तेज स्वर में कहा, अगर बेटे को नया चाहिए तो पुराना फेंकना जरूरी नहीं होता। नीलकंठ इस घर का हिस्सा है। मोहन थोड़ा शांत हुआ। पहली बार उसने मां की आंखों में पिता जैसी पीड़ा देखी। उसने धीरे से कहा, तो क्या करें? 2 चीजें साथ रखेंगे? लोग हंसेंगे कि ये लोग ट्रैक्टर लेकर भी बैल पाल रहे हैं। रामलाल ने टूटे स्वर में कहा, लोग क्या सोचेंगे, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि दिल क्या सोचता है। अंततः उस रात रामलाल ने लोन पेपर बिना साइन किए ही मोहन को वापस पकड़ा दिए। बोले, पहले मैं नीलकंठ की कथा पूरी कर लूं, फिर ट्रैक्टर ले लेना। मोहन ने पेपर थामते हुए कुछ नहीं कहा। पहली बार उसने पिता की आंखों में एक ऐसा भाव देखा जो केवल हठ नहीं बल्कि प्रेम और जिंदगी भर की आत्मीयता से बना था। धनवंती ने आंगन में रखे पानी के घड़े में से
दोनों के लिए पानी रखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यह परिवार टूटे नहीं। सुबह की हवा में घास की नमी थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, जैसे बारिश की हल्की बूंदें कभी भी गिर सकती हैं। गांव की पगडंडी पर रामलाल अपने कंधे पर हल उठाए दूसरी रस्सी में नीलकंठ को धीरे धीरे साथ लिए जा रहे थे। नीलकंठ कुछ सुस्त कदमों से चल रहा था। उम्र अब उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उस दिन उसके माथे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद जान गया हो कि यह इस खेत की आखिरी जुताई है। खेत में रामलाल ने धीरज से हल रखा और नीलकंठ को पीछे से हाँकते हुए कहा, चल बेटा, एक आखिरी बार, जैसे पहले चलते थे। नीलकंठ ने बिना किसी विरोध के पूरा जोर लगाकर पहला फेरा खींचा। खेत की मिट्टी फटने लगी। रामलाल के मन में हर फेरा एक याद बनकर उठ रहा था। मोहन का बचपन, पहली बारिश, अच्छी फसल, धनवंती की हंसी और ये बैल उनके संघर्ष का साथी। फेरों के बीच वे रुकते, रामलाल उसकी गर्दन सहलाते और हल्की आवाज में बोलते, जैसे कोई आत्मीय दोस्त से बातें कर रहा हो, तू थक गया होगा, मगर देख, तू ही है जो मेरे हाथों में ताकत वापस ले आता है। दूसरी ओर मोहन की बेचैनी। घर में मोहन बेचैन था। उसे लगा पिता जबरदस्ती इस इमोशनल ड्रामा में डूबे हैं। वह बाहर निकला और खेत की ओर चल दिया ताकि पिता को वापस बुला सके। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसने वह दृश्य देखा। पिता और बैल दोनों मिट्टी के बीच एक लय में। हल्की हवा बह रही थी और रामलाल के माथे पर पसीना, पर चेहरे पर एक शांति। मोहन कुछ देर दूर से सब देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को बहुत दिनों बाद इतना शांत और जीवंत देखा है। जैसे ही नीलकंठ ने अगला चक्कर पूरा किया, उसका पांव खेत के एक गड्ढे में फिसल गया। बैल हल्के से लड़खड़ा गया। रामलाल फौरन घबराकर उसकी ओर दौड़े। अरे, संभल संभल, धीरे। मोहन भी दौड़ता हुआ आया। दोनों ने मिलकर उसे उठाया। नीलकंठ के पैर में हल्की मोच थी। रामलाल के होंठ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए। बस, अब और नहीं, आज बस यहीं तक था। मोहन ने पहली बार पिता के हाथों में इतनी डर और ममता देखी। वह नीलकंठ के घुटने के पास बैठ गया और उसने भी हाथ आगे बढ़ाकर बैल को सहलाया। उसका स्वर धीमा था, माफ करना बाबा, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था। घर वापसी रामलाल और मोहन ने मिलकर नीलकंठ को वापस घर तक लाया। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने सहानुभूति के साथ सिर हिलाया। सबको लगा यह कोई आम जानवर नहीं, गांव की एक पहचान सा था। धनवंती ने आंगन में जल्दी से गर्म पानी, हल्दी और तेल लेकर उसकी चोट पर मालिश की। मोहन ने पहली बार खुद वह कटोरी हाथ में लेकर हल्दी वाला लेप लगाया। रामलाल पास ही बैठे थे। उनकी आंखों में संतोष था। पहली बार मोहन बिना शब्दों के सब समझ गया था। रात को वही रात, वही आंगन, लेकिन आज घर में एक हल्की चुप खुशी थी। मोहन ने धीरे से कहा, बाबा, हम ट्रैक्टर लेंगे, लेकिन नीलकंठ हमारे साथ रहेगा। चाहे जितना भी खर्च लगे, मैं सब संभाल लूंगा। रामलाल ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने पूर्वजों और भगवान को धन्यवाद दे रहे हों। फिर मोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज तूने मेरा दिल जीत लिया मोहन। धनवंती की आंखें भर आईं। उसने चूल्हे के पास बैठकर कहा, आज घर सच में घर लग रहा है। और उस रात छत के ऊपर बादलों के बीच से चांद निकला, जैसे पुरानी रोशनी फिर से लौट आई हो। अगले दिन की सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुई। आंगन में नीलकंठ के पांव पर कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन अब वह थोड़ा बेहतर लग रहा था। मोहन ने खुद सुबह उठकर उसे पानी पिलाया। यह बदलाव छोटे से गांव में लोगों की नजरों से बच नहीं सका। गांव की बातें, गांव की चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। रामलाल का लड़का तो पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल पाल रहा है। अरे भाई, नए जमाने में बैल रखना मूर्खता है। कुछ लोग सराह भी रहे थे।
कम से कम पिता की इज्जत रख ली लड़के ने। इधर मोहन को इसकी चिंता नहीं थी। वह ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी में जुटा था, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, नीलकंठ घर में ही रहेगा। बैंक की रुकावट। मोहन बैंक पहुंचा तो वहां अफसर ने कहा, आपके पिताजी की जमीन के कुछ और कागज भी जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो लोन अटक सकता है। मोहन ने माथा पकड़ लिया। पहले सोचा था कि 1 हफ्ते में ट्रैक्टर आ जाएगा, मगर अब यह लोन 2-3 हफ्ते लटक सकता है। उसने पिता से बात की। रामलाल ने कहा, चल बेटा, कल तहसील चलते हैं, सब कागज सही करा देंगे। मोहन मुस्कुराया, इस बार आप साथ चलना बाबा, अकेले सब नहीं समझ पाता। यह दृश्य पिता को अंदर तक छू गया। शाम को मोहन और रामलाल नीलकंठ के पास बैठे थे। मोहन बोला, बाबा, जब ट्रैक्टर आएगा तब भी नीलकंठ रोज सुबह खेत देखकर आएगा, मैं खुद उसे लेकर घूमूंगा। रामलाल ने कहा, हूं, और याद रखना, मशीन पैसे से खरीदी जाती है, पर नीलकंठ जैसे साथी जीवन से। आर्थिक चिंता धनवंती ने धीरे से कहा, ट्रैक्टर ले लोगे तो उसकी किस्त चलती रहेगी, उस पर डीजल, मरम्मत, सब खर्च बढ़ेगा। मोहन ने सोचा, शायद मुझे कोई कम दाम वाला सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेना चाहिए, या फिर किसी और किसान के साथ मिलकर साझा में। रामलाल ने सुझाव दिया, तुम चाहो तो गांव के शर्मा या रघुवीर से बात करो, 2 घर अगर मिलकर ट्रैक्टर खरीदें तो आधा बोझ हो जाएगा। मोहन को विचार पसंद आया। वह गांव के शर्मा किसान से मिलने गया, जो पहले से ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा था। शर्मा जी ने कहा, अगर हम दोनों आधे आधे पैसे लगाएं तो अच्छी मशीन ली जा सकती है। घर लौटकर मोहन ने खुशी से यह बात बताई, बाबा, अगर साझेदारी में लें तो हमारा खर्च आधा हो जाएगा और हम नीलकंठ को भी साथ रख पाएंगे। रामलाल मुस्कुराए, तो ये रास्ता ठीक लगे तो ले लो, ताकि दोनों दुनिया बैलेंस में रहें। उस रात ऐसा पहली बार हुआ कि मोहन खुद चूल्हे के पास बैठ गया और बोला, अम्मा, आज मैं रोटी बेल दूं? धनवंती हंसते हुए बोली, अभी थोड़ा अभ्यास कर ले बेटा, रोटी कहीं नक्शे जैसी न बन जाए। सूरज की हल्की किरणें जैसे घर की दीवारों को सुनहरा पेंट कर रही थीं। नीलकंठ अब पहले से थोड़ा बेहतर चल रहा था। मोहन रोज सुबह उसे अपने हाथ से चारा देता और कभी कभी आंगन में बैठकर उसकी गर्दन पर हाथ फेरता, जैसे कोई दोस्त जिसे अभी अभी पाया हो। साझेदारी की बात आगे बढ़ी। मोहन और रामलाल गांव के शर्मा जी के घर पहुंचे। बैठक में दोनों परिवार बैठे। शर्मा जी बोले, हम ट्रैक्टर आधा आधा लेंगे तो डीजल और मरम्मत भी बांटेंगे, लेकिन मशीन हमारे घर रहेगी क्योंकि मेरा बेटा ही ज्यादा खेत जोतेगा। मोहन को यह बात थोड़ी खटकी। उसने कहा, अगर ट्रैक्टर हर बार आपके घर रहे तो मेरा भी खेत उसी पर निर्भर हो जाएगा। क्यों ना बारी बारी 1 हफ्ता आपके घर और 1 हफ्ता हमारे घर रहे। शर्मा जी थोड़ा झिझके पर मान गए। सबने फैसला तय किया कि मशीन महीने में आधा आधा समय दोनों परिवारों में रहेगी और खर्च साझा होगा। रामलाल ने संतोष की सांस ली। लगता था सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को शायद एक और इम्तिहान बाकी था। उसी शाम गांव की पंचायत के कुछ लोग बातें करने लगे। इन लोगों ने साझेदारी कर ली, अब दूसरे किसानों का क्या होगा? दोनों का ट्रैक्टर हो गया, मतलब ये लोग बाकी को किराए पर जोतेंगे। कुछ लोगों में जलन की शुरुआत हुई। रघुवीर नाम का एक किसान बोला, अब ये लोग हमें बताएंगे खेती कैसे करें। मोहन ने सुना तो मन थोड़ा बेचैन हो गया। उसे लगा लोग बातों से पिता को ताना देंगे। नीलकंठ और एक बच्चा। शाम को एक प्यारा दृश्य हुआ। पड़ोस की छोटी बच्ची छवि आंगन में आई और नीलकंठ के माथे पर हाथ रखकर बोली, बड़ा प्यारा है ये। नीलकंठ ने धीरे से उसकी ओर गर्दन बढ़ाई। बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोहन को यह देखकर दिल से खुशी हुई। उसने महसूस किया कि कोई मशीन इंसानी रिश्तों की ये गर्मी नहीं दे सकती। एक नई चुनौती। रात को शर्मा जी का बेटा अचानक कहता है, पापा,
अगर ट्रैक्टर हमारे घर रहेगा तब ठीक है, लेकिन क्या हर हफ्ते उसे दूसरे घर भेजना सही होगा? अगर कोई खराबी हो गई तो वह घर में झगड़ा शुरू कर देता है। शर्मा जी ने अगले दिन मोहन को बुलाया और बोले, माफ करना मोहन, मेरे लड़के को यह बंटवारा पसंद नहीं, शायद हमें साझेदारी रद्द करनी पड़े। मोहन का मन डूब गया। उसने सोचा, सारी मेहनत फिर से जीरो। घर लौटकर पिता पुत्र संवाद मोहन ने घर आकर चुपचाप लोन के पेपर और खर्चों की कॉपी सामने रख दी। बाबा, शायद फिर अकेले ही सब संभालना होगा। रामलाल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तू चिंता न कर बेटा, अगर नीयत साफ है रास्ता निकल ही आएगा। कभी कभी राह बंद होती है ताकि हम और सही रास्ते पर जा सकें। यह सुनकर मोहन को कुछ शांति मिली। पहली बार उसने धीमे स्वर में कहा, आपके जैसी हिम्मत चाहिए मुझे भी। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, मिल जाएगी, पर याद रखना, चाहे ट्रैक्टर आए या ना आए, ये घर तेरा है, ये बैल तेरा है, और हम सब एक परिवार हैं। उतार चढ़ाव आते हैं ताकि हम सीखें। मोहन का आगे का निर्णय। अगले दिन मोहन नीलकंठ के पास बैठा और बोला, जब तक कुछ पक्का ना हो मैं खेत इसी से हल करवाऊंगा, धीरज से। उसने पहली बार पिता की तरह बैल की घंटी में हाथ फेरते हुए कहा, काम धीरे होगा पर सही होगा। रामलाल खिड़की से यह देखकर हल्की मुस्कान लिए अंदर चले गए। यह अध्याय समाप्त होता है उस दृश्य पर जहां मोहन एक बार हल उठाकर खुद खेत की दिशा में चलता है और नीलकंठ उसकी रस्सी धीरे धीरे पकड़ता है। पिता पीछे से देख रहे हैं और उनके चेहरे पर संतोष है। मोहन ने यह तय कर लिया था कि जब तक ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं होती वह खुद बैल के साथ हल चलाएगा। उस दिन उसने पहली बार अपने हाथ से हल उठाया और नीलकंठ की रस्सी पकड़ी। रामलाल ने दूर से देखा और अपने भीतर एक गर्व महसूस किया। खेत में नई शुरुआत। मोहन ने खेत का एक किनारा चुना और नीलकंठ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। शुरुआती फेरों में वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन धीरे धीरे लय बन गई। पसीना बह रहा था पर मन में अजीब सी शांति थी। रामलाल बीच बीच में पास आकर दिशा बताते, जैसे पुराना गुरु अपने शिष्य को सिखा रहा हो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया कि असली मेहनत क्या होती है। रामलाल ने गंभीर होकर जवाब दिया, अब तू मेरा बेटा नहीं, मेरा साथी लग रहा है। बैंक से फोन। दोपहर को खेत से लौटते समय मोहन के मोबाइल पर बैंक से फोन आया। अगर आप इस हफ्ते तक कागज लाएं तो लोन अप्रूवल हो सकता है, लेकिन अगर देरी हुई तो यह स्कीम खत्म हो जाएगी। मोहन ने तुरंत रामलाल को बताया। दोनों ने तय किया कि अगले दिन तहसील जाकर कागज पूरा कर लिया जाए। एक उम्मीद फिर जागी, लेकिन उसी शाम आया तूफान। शाम को अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, आसमान काला हुआ और आंधी के साथ तेज बारिश। खेत के एक कोने में खड़ी फसल, जो आने वाले महीने के लिए उम्मीद थी, वह तेज हवा से बिछने लगी। मोहन और रामलाल दौड़कर खेत में पहुंचे। कुछ नमी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आधी फसल जमीन पर झुक गई। धनवंती भी आंगन से भगवान का नाम लेकर प्रार्थना कर रही थी। नीलकंठ आंगन में बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे भी चिंता हो। आर्थिक आघात। बारिश रुकते ही खेत का हाल देखकर मोहन थककर मिट्टी पर बैठ गया। बाबा, ये फसल ही हमें ट्रैक्टर का आधार देती, अब तो सब और मुश्किल हो गया। रामलाल पास आकर बोले, ये खेत है तो आज आंधी है, कल धूप भी आएगी। याद रख, जिसने बीज बोए हैं वो हार नहीं मानेगा। मोहन ने धीरे कहा, अब समझ आ रहा है क्यों आप इन चीजों से इतना जुड़े रहते हैं। रात का भावुक दृश्य। रात को मोहन चुप था, आंगन में बैठा और नीलकंठ उसके पास आकर खड़ा हो गया। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा। शायद तू समझता है हमारे हाल। रामलाल ने आकर कहा, कल तहसील जरूर चलेंगे। फसल कम हुई है
मगर कोशिश पूरी करेंगे। मोहन पहली बार पिता के कंधे से सिर लगाकर बोला, अगर आप साथ हैं तो मैं कुछ भी कर लूंगा। धनवंती दोनों को देख रही थी। उसके होठों से एक स्नेह भरी मुस्कान निकली। भूख लगे हो तो खाना लगा दूं? यही वाक्य उस घर में फिर से जीवन ले आया था। सुबह जल्दी ही मोहन और रामलाल तहसील जाने को तैयार हो गए। रामलाल ने पुराने लोहे वाले संदूक से जमीन के पुराने कागज निकाले। साहूकार की पुरानी रसीदें भी संभाली गईं ताकि कहीं कोई कमी न रहे। रास्ते में मोहन ने कहा, बाबा, अगर बैंक से लोन मिल गया तो मैं सबसे पहले खेत पर नया बॉर्डर भी बनवाऊंगा ताकि अगली बरसात में फसल फिर न गिरे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सच्चा किसान बन रहा है। तहसील में भीड़ और सरकारी सिस्टम तहसील में बड़ी भीड़ थी। लाइन लंबी थी और बाबू लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे। एक जगह दस्तावेज में एक छोटी कमी निकल आई। नक्शे पर पुराना खसरा नंबर दर्ज था। बाबू ने कहा, यह नंबर अपडेट नहीं है, नया नंबर लिखवा कर लाना होगा, नहीं तो साइन नहीं होगा। मोहन ने माथा पकड़ लिया। यह एक और झटका था। तभी एक बुजुर्ग प्रकट होते हैं। पास से एक बुजुर्ग आवाज आई, रामलाल भाई, परेशान क्यों हो? ये थे श्याम नारायण जी, गांव के सबसे वरिष्ठ किसान, जिन्हें सब आदर से चाचा जी कहते थे। रामलाल ने परेशानी बताई। श्याम नारायण जी ने बाबू को देखा और बोले, अरे ये पुराने नंबर सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी मान्य हैं। तुम नियम की किताब खोलकर देखो। अगर तुम चाहो तो मैं पटवारी साहब को फोन लगाता हूं। बाबू थोड़ा घबराया और बोला, ठीक है, साइन कर देता हूं, बस एक प्रतिफॉर्म संख्या 3 भी जोड़ देना। श्याम नारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लो दे दो फॉर्म 3 भी, अब इनके काम में देरी मत करो। मोहन ने हैरानी से देखा कि कैसे एक बुजुर्ग की प्रतिष्ठा ने उस पल सब आसान कर दिया। चाचा जी का आशीर्वाद दस्तावेज पूरे हो गए। श्याम नारायण जी ने मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता को बरसों से जानता हूं। वो मेहनत और ईमानदारी की मिसाल रहे हैं। ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन बैल को मत छोड़ना, क्योंकि खेत से दिल जुड़े रहना बहुत जरूरी है। रामलाल की आंखों में कृतज्ञता थी। दोनों ने झुककर प्रणाम किया। बैंक की अंतिम मंजूरी अगले दिन बैंक गए। अब कागज पूरे थे। लाइनों के बाद शाखा प्रबंधक ने कहा, आपका लोन मंजूर हो गया है। आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, जो 3 साल में आसान किस्तों में चुकाने होंगे। मोहन की आंखों में चमक थी। रामलाल ने भीतर से राहत की सांस ली। लौटते समय रास्ते में बारिश की हल्की फुहार पड़ी। मोहन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लगता है भगवान भी आज हमारे साथ हैं। रामलाल बोले, हां, लेकिन अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। किस्त समय पर भरनी होगी और मेहनत और भी करनी होगी। मोहन, मैं तैयार हूं बाबा। गांव में खुशखबरी शाम को घर लौटे तो धनवंती ने दीपक जलाकर पूजा की और कहा, आज घर में नई शुरुआत का दिया जलाऊंगी। नीलकंठ भी आंगन में खड़ा मानो शांति से सब देख रहा था। रात को पिता पुत्र आंगन में बैठकर चाय पीते हैं। यह वही दृश्य था जो कभी मोहन ने बस एक विचार में सोचा था। अब सच्चाई बन रहा था। सुबह घर के सामने धूप फैल चुकी थी और आंगन में साफ सफाई हो रही थी। आज मोहन और रामलाल ट्रैक्टर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। धनवंती ने दरवाजे पर रंगोली सी बना दी और एक छोटी थाली में हल्दी कुमकुम रखा। नीलकंठ एक तरफ खड़ा था, शांत। उसके गले की घंटी धीमे धीमे बज रही थी, जैसे वह भी इस नए मेहमान का स्वागत कर रहा हो। ट्रैक्टर का आगमन दूर से ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लाल रंग का चमकता हुआ ट्रैक्टर जैसे कोई नया दूल्हा हो। मोहन के दिल में गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रैक्टर गेट के पास रुका। मोहन ने उतरकर कागजों पर साइन किया। धनवंती ने आरती उतारी और रामलाल ने पहले हाथ से तिलक लगाकर मीठा गुड़ ट्रैक्टर के सामने रखा। यह एक पारंपरिक आशीर्वाद था।
फिर रामलाल ने धीमे से एक छोटी घंटी निकालकर नीलकंठ के गले में बांधी। इससे छोटी पर नई है, ताकि तू भी बदला महसूस न करे। मोहन ने देखा और भावुक हो गया। उसने ट्रैक्टर की सीट पर बैठने से पहले नीलकंठ का माथा छूकर प्रणाम किया। गांव की प्रतिक्रियाएं कुछ लोग देखकर खुश थे। अच्छा हुआ, अब इनके खेत भी फटाफट जोतेंगे। लड़का समझदार निकला और कुछ कटाक्ष भी हुए। देखना, मशीन चली नहीं तो कर्ज चढ़ जाएगा। अब पुराने बैल को क्यों पाल रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा। मोहन पहले सुनकर परेशान हुआ, मगर फिर उसने उन बातों को अनसुना करना सीख लिया। पहली फसल की तैयारी मोहन ने धीरे धीरे ट्रैक्टर चालू किया और खेत के पहले फेरे की ओर बढ़ा। रामलाल खेत की मेड़ पर खड़े देख रहे थे। ट्रैक्टर मिट्टी को अच्छे से पलट रहा था। मोहन दिल ही दिल में सोचने लगा, ये मशीन मेहनत कम कर रही है, पर भावनाएं अब भी वही हैं। नीलकंठ पेड़ की छांव से ट्रैक्टर को चलता देख रहा था। रामलाल ने उस ओर देखा और धीमे से कहा, तू अब आराम करेगा, लेकिन खेत से तेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। पहली चुनौती, शाम होते होते ट्रैक्टर थोड़ा गर्म होने लगा। थोड़ी सी तेज आवाज हुई और मशीन एक जगह अटक गई। मोहन घबरा गया, कहीं यह खराब तो नहीं। एक पड़ोसी जो ट्रैक्टर चलाना जानता था दौड़कर आया। उसने कहा, पहली बार जमीन में उतरने पर इंजन गर्म होना आम बात है, थोड़ी देर बंद कर दो फिर चलाना। रामलाल ने मोहन को शांत किया, डर मत बेटा, नई चीज भी सीख कर ही चलती है। जैसे तू सीख रहा है वैसे ये भी। रात का नया विश्वास। रात को मोहन, रामलाल और धनवंती आंगन में बैठे थे। मोहन ने कहा, पहली बार हल्का डर लगा कि अगर ट्रैक्टर खराब हुआ तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। रामलाल बोले, डर रहेगा तो मेहनत भी रहेगी। यही डर हमें सावधान बनाएगा, पर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। धनवंती ने कहा, भगवान ने चाहा तो यह घर जल्दी खुशहाली से भर जाएगा। मोहन ने धीरे से कहा, और यह सब नीलकंठ की वजह से शुरू हुआ। अगर वो न होता तो मैं कभी धैर्य और मेहनत समझ ही न पाता। तीनों ने एक ही तरफ देखा। नीलकंठ चांदनी में बैठा था, मौन लेकिन घर की आत्मा जैसा। ट्रैक्टर आने के कुछ दिनों बाद गांव में यह बात फैल गई कि मोहन अपने ट्रैक्टर से दूसरों के खेत भी जोत देगा, थोड़े किराए पर। यह सुनकर कई छोटे किसान खुश हुए, क्योंकि किराया बैलों की मजदूरी से भी सस्ता था। पहली कमाई रामलाल ने मोहन से कहा, किसी का खेत जोते तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। मोहन ने पड़ोसी रघुवीर के खेत को पहला जोता। वो काम देखकर बहुत खुश हुआ। शाम को उसने 500 रुपये मेहनताना दिए। मोहन ने वो पैसे आकर रामलाल के हाथ में रखे। रामलाल ने कहा, यह तेरी पहली कमाई है मशीन से, इससे संभाल कर रख। यह तेरे आत्मविश्वास की शुरुआत है। किस्त की तारीख 2 हफ्ते बाद बैंक से पत्र आया। पहली किस्त की आखिरी तिथि। 5 दिन बाद किस्त थी 6,000 रुपये। मोहन ने हिसाब लगाया, अभी तक कुल 2,000 रुपये ही कमाए थे, बाकी कहां से आएंगे। रामलाल बोले, कुछ पैसा मैंने बचा कर रखा है, मौका जरूरत का है, हम मिलकर भर देंगे पहली किस्त। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं नहीं चाहता आप अपना बचाया पैसा दें, मैं और मेहनत करूंगा। एक अनहोनी इसी बीच नीलकंठ की तबीयत एक रात अचानक बिगड़ गई। वह करवट लेकर बैठा ही रह गया और चारा नहीं खाया। मोहन और रामलाल घबरा कर उठे। धनवंती रोती हुई बोली, कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं लग गई। रामलाल रात में ही वैद्य को बुला लाए। वैद्य ने कहा, बैल ने शायद खेत में जहरीली घास खाई हो, दवा दूंगा लेकिन समय लगेगा। दवा के रुपए भी देने पड़े। मोहन ने अपना जेब का 500 रुपये और दे दिए। अंत में एक उम्मीद, दूसरे दिन रघुवीर के अलावा शर्मा जी भी आए, जिन्होंने पहले साझेदारी तोड़ी थी। उन्होंने नीलकंठ को बीमार देखा और मोहन से बोले, भैया,
मेरा खेत परसों खाली है, तुम ट्रैक्टर ले आओ, मैं पूरा 1000 रुपये दूंगा और जल्दी ठीक हो जाए ये बूढ़ा भी। ये सुनकर मोहन को नई हिम्मत मिली। रामलाल ने कहा, कभी कभी जो हमारे खिलाफ होता है वही तीसरी बार मदद को आगे आता है, यही गांव का रिश्ता है। आगे की तैयारी मोहन ने 3 खेतों का किराया तय कर लिया। कुल 2000 और आने वाले थे। रामलाल ने भी एक पुराना हथौड़ा बेचकर 1000 रुपये निकाले। धनवंती ने अपनी बचत से 1000 और दिए। कुल धन जोड़कर किस्त के लिए करीब करीब पूरे पैसे हो गए। रात को मोहन ने धीरे से पिता से कहा, बाबा, मैं समझ गया कि जिंदगी में मशीनें जरूरी हैं, पर असली ताकत इंसान और रिश्ते हैं। पहली किस्त की रसीद मोहन ने बैंक से ले ली थी। जब वह घर लौटा, रामलाल ने तसल्ली की गहरी सांस ली और कहा, पहला कदम पूरा हुआ। रास्ता लंबा है, पर अब हम पीछे नहीं देखेंगे। किंतु जैसे सुख उनके आंगन में आया ही था, एक छाया भी उठकर खड़ी हो गई। नीलकंठ की हालत बिगड़ती है। उस रात नीलकंठ फिर जमीन पर सीधा लेट गया। इस बार वह उठ नहीं पा रहा था। रामलाल ने जल्दी से सिर उसकी गर्दन के नीचे रखा। मोहन भागकर वैद्य को बुलाने गया, लेकिन वैद्य ने सिर झुकाकर कहा, अब ये बहुत बूढ़ा हो चुका है, दवा असर कम करेगी। इसके दिन पूरे हो रहे हैं, बस इसके पास बैठे रहो, यही इसका सहारा है। धनवंती रोती हुई जमीन पर बैठ गई और बोली, तूने हमारे जीवन की आधी जिंदगी साथ निभाई, किस खेत की मेढ़ नहीं देखी। रामलाल का गला भर गया। उन्होंने मोहन को आवाज दी, बेटा आजा, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी है, आज इसे अकेला मत छोड़ना। मोहन खुद को रोक न सका। वह नीलकंठ के पास बैठ गया, उसकी आंखों में झांका। बैल की आंखों में एक शांत झलक थी, जैसे वह सब समझ रहा हो। बारिश और बिजली उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी। आंगन में भीगते हुए तीनों बैल के साथ बैठे रहे। मोहन ने पिता का कंधा पकड़ा। बाबा, इसने हमें जो सिखाया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है ये आज आखिरी बार हमारे बीच है। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। बिजली की चमक में नीलकंठ की आंखें एक बार रामलाल की ओर एक बार मोहन की तरफ उठती, जैसे किसी आखिरी विदा का आशीर्वाद देना चाहती हों। विदाई भोर की पहली किरण जब ढलान पर पड़ी, नीलकंठ की सांसें धीमी हो गईं। रामलाल ने उसके माथे पर हाथ रखा और आंसुओं में बुदबुदाया, जय सिया राम, आराम कर अब। मोहन ने गले लगकर पिता को संभाला, लेकिन खुद का गला भर आया। बाबा, ये सिर्फ बैल नहीं था, हमारे घर की आत्मा था। धनवंती ने शोक के बीच आरती का दिया जलाया और रोते हुए कहा, जैसे कोई गया नहीं, घर में ही रूह रह गई। गांव वालों की प्रतिक्रिया सुबह होते होते गांव के लोग जुट गए। सबने सम्मान से सिर झुकाया। श्याम नारायण चाचा ने कहा, नीलकंठ कोई जानवर नहीं था, यह परिवार का इतिहास था। आज रामलाल की मिट्टी का एक हिस्सा चला गया। किसी ने सुझाव दिया कि उसे खेत के बीच में ही एक ऊंची जगह पर दफनाया जाए। रामलाल और मोहन ने मिलकर नीलकंठ को उसी पुराने खेत के कोने में दफनाया जहां पहली जुताई हुई थी। उस जगह पर रामलाल ने हल्का सा मिट्टी का ढेर बनाकर उस पर एक नीम की नन्ही पौध लगा दी। मोहन ने कहा, यह पौध इस घर की याद बनकर उगेगी। अध्याय का अंत। शाम को तीनों एक साथ चुपचाप बैठे थे, मगर इस चुप्पी में अब टूटन नहीं, एक गहरा प्रेम और संकल्प था। रामलाल ने कहा, ट्रैक्टर आए, नई मशीन हो, पर खेत की आत्मा ये नियम का पौधा और नीलकंठ की याद रहेगी। अब हमें नई शुरुआत उसकी सीख से करनी है। मोहन ने धीरे से कहा, अब से मैं हर खेत का पहला फेरा उस नियम की दिशा में शुरू करूंगा, जैसे उसके आशीर्वाद से हल चले। धनवंती ने सिर हाथ में हिलाया और तीनों ने पहली बार चूल्हे के पास बैठकर एक साथ खाना खाया, बिना किसी शब्द के,
लेकिन बेहद गहरी शांति के साथ। नीलकंठ के जाने के बाद जैसे सारे घर में एक मौन घुला हुआ था, लेकिन यह उस तरह का मौन नहीं था जो डर या टूटन लाता है। यह वह शांत मौन था जो किसी अग्नि परीक्षा के बाद बची हुई शांति की तरह होता है। नियम की उस छोटी सी पौध ने जैसे पूरे आंगन को नया स्वर दिया था। हर सुबह मोहन उठकर सबसे पहले उस पौधे को पानी देता, फिर नीलकंठ की स्मृति में हल्की सी घंटी बजाता जो उसने उसकी गर्दन से उतारकर संभाल ली थी। खेत की नई उम्मीद कुछ हफ्तों बाद खेतों में फिर हल्की हरियाली दिखने लगी। इस बार ट्रैक्टर लगातार काम कर रहा था और लोगों ने मोहन को खेत किराए पर बुलाना भी शुरू कर दिया। अब उसका आत्मविश्वास पहले से अधिक था। रामलाल एक दिन मेढ़ पर खड़े हुए और बोले, आज ये सब देखकर लगता है कि हमारे पसीने की डोर टूटी नहीं, बस हाथ बदल गया है। पहले नीलकंठ हल खींचता था, अब तू और ये मशीन, मोहन ने कहा। और आपके आशीर्वाद और उसकी याद ही असली ताकत है। किस्त और कामयाबी कई महीनों बाद लगातार मेहनत से मोहन ने 2 और किस्तें समय पर भर दी। गांव वालों की बातें बदलने लगीं। मोहन ने तो सच में कमाल कर दिया। बैल की इज्जत रखी और समय से उधार भी चुकाया। श्याम नारायण चाचा कभी कभी नीम के पौधे के पास बैठकर रामलाल से कहते, यह पौधा देखो, यही अब खेत की छाया बनेगा। नीलकंठ इसी के भीतर सांस ले रहा है। पिता पुत्र एक साथ एक शाम धूप ढल रही थी। खेत का काम खत्म करके मोहन और रामलाल दोनों खेत की मेड़ पर बैठ गए। आसमान नारंगी था। नीम का पौधा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। रामलाल ने गमछा मोहन के कंधे पर रखा और कहा, बेटा, आज अगर तेरा मन कहे तो मुझे शहर ले चल कहीं घूमने, पर लौटना यहीं इसी मिट्टी में, क्योंकि जितनी थकान शहर देता है उतना सुकून सिर्फ इस जमीन में मिलता है। मोहन हंस पड़ा। आप चलेंगे तो मैं दोनों जहान संभाल लूंगा। आखिरी दृश्य धनवंती ने उन्हें दूर से आवाज दी, चाय ठंडी हो जाएगी। दोनों मुस्कुराते हुए घर लौटने लगे। रास्ते में नीम के पौधे के बगल से गुजरते हुए मोहन ने हल्की घंटी बजाई। टन, और हल्की हवा के साथ पत्ते हिले जैसे किसी ने धीरे से सिर हिलाया हो। रामलाल ने आंखें बंद करके कहा, नीलकंठ, तू गया नहीं, तू इसी हवा में है, इसी मिट्टी में, इसी नीम की छांव में। तिनका उड़ता है, हल्का संगीत, और कहानी वहीं अपनी जड़ पकड़ लेती है। हमारी दूसरी कहानी है टूटा हुआ हल। सूरज की पहली किरणें खेतों के ऊपर सुनहरे रंग का हल्का पर्दा बुन रही थीं। गांव के किनारे जहां मिट्टी की खुशबू हर सांस में उतर जाती है, रामस्वरूप अपने पुराने हल के पास खड़ा था। हल लकड़ी का था, वर्षों की मेहनत, पसीने और मौसम के थपेड़ों का गवाह। उसके हैंडल पर हाथों की रगड़ से एक चिकनापन आ गया था, जैसे वह भी अपने मालिक के साथ बूढ़ा हो गया हो। रामस्वरूप ने हल के पाटे पर हाथ फेरा, मानो कोई पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसकी आंखों में हल देखते ही जाने कितने मौसम, कितनी फसलें और कितनी भूली बिसरी यादें एक साथ उतर आईं। यह हल सिर्फ लकड़ी और लोहे का टुकड़ा नहीं था। इसमें उसकी जवानी, उसका संघर्ष और उसकी जीत सब कुछ बसा था। बाबा, यह हल तो अब पुराना हो गया है, आप नया क्यों नहीं ले लेते? पास से आती आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। वह उसका बेटा गोविंद था, पढ़ा लिखा, जवान और अब गांव की बजाय मशीनों के सपनों में जीने वाला। उसकी नजर में पुराना मतलब बेकार और नया मतलब बेहतर। रामस्वरूप ने हल से नजर हटाकर बेटे की ओर देखा। गोविंद, इस हल ने मुझे भूखा मरने से बचाया है। जब खेत सूखे पड़े थे, जब बैल बीमार थे, तब भी इस हल ने साथ नहीं छोड़ा। नया तो हर कोई ले लेता है, पर पुराना अपना वक्त और भरोसा छोड़कर नहीं जाता। गोविंद ने हल पर हाथ रखा, पर उसके हाथ में वैसी नरमी नहीं थी जैसी पिता के हाथों में। वह सोच रहा था,
एक ट्रैक्टर या नया लोहे का हल कितनी तेजी से काम कर देगा, पर वह यह भी देख रहा था कि पिता की आंखों में हल के लिए कितना अपनापन है। घर के आंगन में मां सीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसने दूर से ही पिता पुत्र की बातें सुन लीं। वह जानती थी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक तरफ अनुभव और भावनाएं, दूसरी तरफ समय की रफ्तार और बदलाव। गांव के कच्चे रास्ते पर से हरिया काका गुजर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामस्वरूप, अब भी उसी हल से जोताई करोगे? अरे भाई, अब तो मशीनों का जमाना है। रामस्वरूप ने हंसकर जवाब दिया, काका, मशीन से खेत तो जोते जा सकते हैं, लेकिन जमीन की नब्ज इस हल से ही समझ में आती है। उस दिन हल फिर से गोदाम के कोने में रख दिया गया, पर गोविंद के मन में यह सवाल गहराता जा रहा था, क्या सिर्फ एक लकड़ी का पुराना हल पिता के इतने करीब हो सकता है? वह नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही हल उसके और पिता के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगले दिन दोपहर की धूप ढलान पर थी। खेतों से आती हवा में पकी धान की खुशबू घुली हुई थी। गोविंद आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पिता के हल के बारे में उसके मन में अजीब सा खिंचाव था। एक तरफ जिज्ञासा, दूसरी तरफ समझ न आने वाली चुप्पी। उसी वक्त हरिया काका आ गए। उनके कंधे पर पुराना गमछा और चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी। अरे गोविंद, क्या सोच में डूबा है? गोविंद उठकर बैठ गया। काका, ये बाबा का हल, इसमें ऐसी क्या खास बात है? कोई लकड़ी का टुकड़ा ही तो है। काका ने लंबी सांस ली और पास पड़ी मूढ़ी पर बैठ गए। बेटा, लकड़ी का टुकड़ा कहता है? सुन, ये हल तेरे बाबा ने अपने हाथों से बनाया था, उस समय जब गांव में सूखा पड़ा था। गोविंद ने चौंक कर पूछा, बाबा ने खुद बनाया? काका ने सिर हिलाया। हां, उन दिनों गांव के आधे किसान शहर भाग गए थे काम ढूंढने। तेरे बाबा ने कहा, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। बैल तो थे, पर हल टूट चुका था। नया खरीदने के पैसे नहीं थे। तब तेरे बाबा ने 3 रातों तक चूल्हा ठंडा रखा, पेट आधा भरा और गांव के बढ़ई से सीखकर ये हल खुद तराशा। गोविंद के मन में पिता की छवि बदलने लगी। अब वह केवल जिद्दी बूढ़ा किसान नहीं, बल्कि एक जुझारू इंसान दिख रहा था, जिसने कठिन वक्त में भी हार नहीं मानी। काका ने आगे कहा, और बेटा, ये हल सिर्फ खेत नहीं जोतता, ये तेरे बाबा के विश्वास को जोतता है। कई बार बाढ़ आई, कई बार कीड़े लगे, पर हल कभी गोदाम के कोने में सड़ने नहीं गया। तेरे बाबा इसे रोज धूप दिखाते हैं, जैसे कोई बच्चा हो। गोविंद ने चुपचाप हल की ओर देखा, जो गोदाम की खिड़की से झांक रहा था। लकड़ी पर पड़े निशान, लोहे के पाटे की चमक, सब एक कहानी सुना रहे थे। तभी मां सीता आंगन से आवाज देती है, गोविंद, काका को चाय पिला दे। गोविंद उठकर अंदर चला गया। उसके कदम धीमे थे, मानो हल की कहानी उसके दिल पर कोई छाप छोड़ रही हो। लेकिन उसके मन के कोने में एक और विचार भी था। इतना पुराना हल क्या सच में आज के समय में काम का है? अगर इसे मैं खुद इस्तेमाल करूं तो? यह ख्याल धीमे धीमे एक योजना में बदलने लगा, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में पूरे घर की हवा बदल देगा। रात का खाना खत्म हो चुका था। चूल्हे की आंच धीमी हो रही थी और आंगन में रखे पीतल के लोटे से पानी पीते हुए रामस्वरूप ने हल्की खांसी दबाई। वह रोज की तरह गोदाम का ताला लगाने गए। हल पर धूल न जमे, इसके लिए उन्होंने उसे कपड़े से ढककर कोने में रखा और ताले की चाबी अपनी कमर के धागे में बांध ली। गोविंद चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में 2 बातें एक साथ घूम रही थीं। एक, हल की कहानी सुनकर आई इज्जत। दूसरी, यह साबित करने का जोश कि वह भी इस हल से उतना ही अच्छा, शायद बेहतर काम कर सकता है। उस रात गोविंद चारपाई पर लेटा तो नींद नहीं आई। आंगन में
टिमटिमाते दिए की लौ के पार उसे गोदाम का दरवाजा दिखाई दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी, जैसे कोई काम वह कल ही कर डालेगा। सुबह सुबह पिता बैल लेकर खेत की ओर चले गए, लेकिन हल गोदाम में ही रहा। आज वे किसी और के खेत की मेढ़ देखने जा रहे थे, सो हल की जरूरत नहीं थी। यह गोविंद के लिए सही मौका था। मां आंगन में गोबर के उपले बना रही थी। गोविंद ने पास जाकर सहज लहजे में कहा, मां, मैं जरा गांव के तालाब तक जा रहा हूं। सीता ने बस सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी लौटना। जैसे ही मां अंदर गई, गोविंद दबे पांव गोदाम तक पहुंचा। ताले को गौर से देखा। पुराना था और उसने बचपन में कई बार बिना चाबी के खोलना सीखा था। उसने धीरे से एक पतली लोहे की तार निकाली, जो दीवार में टंगी पुरानी झाड़ू के पास फंसी थी। 2-3 कोशिशों के बाद ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। हल को पकड़ते ही एक अजीब एहसास हुआ, जैसे वह सच में कोई भारी जिम्मेदारी उठा रहा हो। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक गहरी जान थी। उसने बैलों को खोला और हल में जोतने लगा। बैल थोड़ा अनमने से आगे बढ़े, जैसे उन्हें भी हल के असली मालिक की याद हो। खेत के किनारे पहुंचकर उसने पहली फांक मारी। मिट्टी उलटते ही उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। इतना मुश्किल भी नहीं है, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल बैल बाईं ओर खिंच गए और हल का पाटा कंकरीली जमीन में फंस गया। गोविंद ने जोर लगाया। हल हिला, लेकिन लकड़ी की चरमराहट सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज बहुत हल्की थी, पर उसके दिल में किसी ढोल की तरह गूंज गई। उसने डरते डरते हल को आगे खींचा, पर तभी टक की आवाज हुई और हल का एक जोड़ थोड़ा खुल गया। गोविंद ने गहरी सांस ली। अभी तो बस थोड़ा ढीला हुआ है, बाबा को पता नहीं चलेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह थोड़ा आने वाले दिनों में तूफान बनने वाला है। दोपहर तक धूप खेतों पर तेज हो चुकी थी। गोविंद पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके माथे पर पसीने से ज्यादा चिंता की लकीरें थीं। हल का जोड़, जिसे सुबह बस थोड़ा ढीला समझा था, अब लगातार चरमरा रहा था। हर बार बैलों के कदम पड़ते हल के पाटे में से एक पतली सी चिढ़ चिढ़ की आवाज आती। वह सोच रहा था, अगर बाबा आ गए तो? नहीं, आज वो पड़ोसी के खेत पर हैं, शाम तक लौटेंगे, तब तक मैं इसे वापस रख दूंगा। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। बैल एक पत्थर से टकराए, हल आगे झटका खाकर गिरा और पाटे के पास की लकड़ी में लंबी दरार पड़ गई। गोविंद का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी जल्दी हल को सीधा किया, दरार पर हाथ रखा। लकड़ी अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। उसने खुद से कहा, कोई गोंद, कोई रस्सी, हां, इससे बांध दूंगा। वह हल को लेकर चुपके से वापस गोदाम लौटा। ताला लगाया, लेकिन दरार को बस पुराने बोरे से ढक दिया। घर लौटा तो मां ने पूछा, इतनी मिट्टी में लथपथ क्यों है? गोविंद ने जल्दी से जवाब दिया, तालाब किनारे खेलते खेलते गिर गया था। सीता ने शक से देखा, पर कुछ कहा नहीं। शाम को, जैसे रोज, रामस्वरूप गोदाम की तरफ गए। उन्होंने ताला खोला और हल पर से कपड़ा हटाया। हल्की सी सूखी मिट्टी की परत दिखी, जो आमतौर पर वो हल जोतने के बाद साफ करते थे। उन्होंने हल को गौर से देखा, फिर हाथ फेरते हुए बोले, आज हवा में नमी है, लकड़ी फूल गई होगी, कुछ अजीब सा लग रहा है। गोविंद, जो पास में बैठा मिट्टी से खेल रहा था, तुरंत बोला, कुछ हुआ क्या बाबा? रामस्वरूप ने सिर हिलाया, नहीं, बस यूं ही लगा। पर उनके माथे पर हल्की सी चिंता उतर आई थी। उस रात गोविंद के कानों में हल की दरार की चरमराहट बार बार गूंजती रही। वह सोच रहा था, कल सुबह बाबा हल से खेत जोतेंगे, तब अगर दरार नजर आ गई तो? और पहली बार उसे सच में डर लगा, पिता के गुस्से से नहीं, बल्कि उनके दिल के टूटने से। सुबह का आसमान हल्के धुंध से ढका हुआ था। मुर्गे की बांग के साथ ही
राम स्वरूप उठ खड़े हुए, बैलों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और रोज की तरह गोदाम का ताला खोला। गोविंद ओस से भीगी मेड़ पर खड़ा था। उसके हाथ ठंड से नहीं बल्कि भीतर की घबराहट से कांप रहे थे। राम स्वरूप ने हल को बाहर निकाला, उसे धूप में रखा और पाटे को जांचने लगे। पहली ही नजर में उनकी भौहें सिकुड़ गईं। पाटे के पास की लकड़ी, जहां रोज एक सार चिकनाहट होती थी, अब उभरी हुई और थोड़ी फट चुकी थी। उन्होंने उंगली से उस हिस्से को दबाया। लकड़ी की हल्की चरमराहट कानों में उतर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल को उठाया, बैलों में जोता और खेत की ओर चल दिए। गोविंद चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। खेत में पहली फांक पड़ी। मिट्टी उलटते ही हल का जोड़ हल्का सा डगमगाया। राम स्वरूप ने हाथ रोक लिया, हल को ध्यान से देखा, फिर बैलों को आगे बढ़ाया। दूसरी बार जोड़ से हल्की सी टक की आवाज आई। गोविंद का गला सूख गया। उसने धीमे से कहा, बाबा, शायद इसे मरम्मत की जरूरत है। राम स्वरूप ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस बैलों को रोककर हल को फिर से सीधा किया। कुछ देर बाद वे बिना कुछ कहे बैलों को खेत से मोड़कर वापस गोदाम ले आए। हल को कोने में रखा, कपड़े से ढका और ताला लगा दिया। गोविंद ने डरते डरते पूछा, कुछ टूटा है क्या? रामस्वरूप ने सिर्फ इतना कहा, जब औजार टूटते हैं तो उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो। और फिर चुप हो गए। वह चुप्पी गोविंद के दिल में तीर की तरह चुभ गई। पिता के शब्दों में न गुस्सा था, न ऊंची आवाज, बस एक भारी सा मौन जो सारी रात उसके कानों में गूंजता रहा। उस रात उसने ठान लिया, मैं इसे ठीक करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुबह गांव की गलियों में धूप की पहली लहर फैल चुकी थी। बकरियों की घंटियां बज रही थीं और कहीं दूर से कुएं पर पानी भरने की आवाज आ रही थी। रामस्वरूप बैलों को लेकर खेत की मेढ़ देखने निकल गए। गोविंद ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसने जल्दी से आंगन में झाड़ू लगाई ताकि मां को शक न हो, फिर गोदाम की ओर बढ़ा। ताले को खोलने में अब उसे वक्त नहीं लगा, जैसे हल की चाबी अब उसके हाथों की आदत बन चुकी हो। हल को धूप में खींचकर लाने पर दरार साफ नजर आ रही थी। लकड़ी का जोड़ न सिर्फ खुला था, बल्कि उस पर छोटे छोटे छींटेदार धब्बे भी बन गए थे। नमी और मिट्टी का असर। गोविंद ने हल्की सांस लेकर कहा, बाबा सही थे, भरोसा टूटे तो दर्द होता है। उसने हल को कपड़े में लपेटा और बैल के बिना ही कंधे पर रखकर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और हल का वजन उसकी सांसें तेज कर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास रामदयाल बढ़ई की छोटी सी दुकान थी। रामदयाल चश्मा ठीक करते हुए बोले, अरे गोविंद, यह तो तेरे बाबा का हल है, उन्होंने तो कभी इसे किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। गोविंद ने जल्दी से कहा, काका, बस इसमें थोड़ा काम करवा दो, बाबा को पता ना चले। रामदयाल ने भौहें उठाई, तेरे बाबा को छुपाकर? यह ठीक नहीं। गोविंद ने विनती की, काका, अगर मैंने इसे ठीक न कराया तो वो और भी टूट जाएगा, और तब बाबा का दिल भी। रामदयाल ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा, लकड़ी बदलनी पड़ेगी और जोड़ नया डालना होगा। कल सुबह तक ले जाना। गोविंद ने सिर हिलाया, बस किसी को भनक न लगे। रामदयाल ने हल को दुकान के कोने में रखा और अपने औजार निकालने लगे। घर लौटते वक्त मां ने पूछा, कहां गया था? गोविंद ने झूठ बोल दिया, काका के यहां अनाज पिसवाने। सीता ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा, जैसे वह कुछ समझ गई हो, लेकिन चुप रहना बेहतर समझा। रात को गोविंद की आंखों में एक ही तस्वीर घूम रही थी। मरम्मत के बाद हल पहले से भी मजबूत और सुंदर हो और बाबा के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आए। सुबह की ठंडी हवा में पीपल के पत्ते सरसरा कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। रामदयाल बढ़ई अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा
लकड़ी के गट्ठे को खिसका रहा था। गोविंद हल्की सी मुस्कान के साथ वहां पहुंचा, कंधे पर एक पुराना गमछा और मन में बेचैनी कि काम जल्दी पूरा हो जाए। रामदयाल ने हंसकर कहा, अरे तू तो बड़े समय पर आ गया। आज तू भी हाथ बंटा। हल सिर्फ औजार नहीं, मेहनत का साथी होता है। इसे सिर्फ बनाना नहीं, महसूस भी करना पड़ता है। गोविंद ने हल को देखा। दरार को बढ़ई ने सावधानी से साफ कर दिया था ताकि नई लकड़ी आसानी से फिट हो सके। पहले ये पाटे का हिस्सा पकड़, रामदयाल बोले। गोविंद ने दोनों हाथों से पाटे को थामा, पर जल्दी ही उसकी उंगलियों में लकड़ी के रेशे चुभ गए। उसने दर्द से उंगलियां झटकीं, पर चुप रहा। बढ़ई ने लोहे का हथौड़ा उठाया। देख बेटा, हर चोट सही जगह पर हो, तभी जोड़ मजबूत बनता है। ऐसे थक थक थक। हथौड़े की लय में मानो समय की धड़कन बंध गई थी। गोविंद ने भी औजार उठाया और धीरे धीरे काम करने लगा। लकड़ी घिसना, नाप लेना, लोहे का नया क्लैंप फिट करना। हर बार पसीना गिरता, लकड़ी में एक और धब्बा बन जाता। काका, उसने पूछा, जब बाबा ने इसे बनाया था तब उन्हें कैसा लगा होगा? रामदयाल ने हथौड़ा रोककर उसकी आंखों में देखा। तब तेरे बाबा की आंखों में यही चमक थी जो अभी तेरी में है। फर्क बस इतना कि उनके पास तब भूख और उम्मीद का मिश्रण था। शाम तक हल का नया जोड़ तैयार हो गया था। लकड़ी की महक, लोहे की चमक और गोविंद के पसीने की बू सब मिलकर उसे एक नया जीवन दे रहे थे। रामदयाल ने संतोष से कहा, लो बेटा, अब यह पहले से भी मजबूत है, पर याद रख, मजबूती औजार में नहीं, उस हाथ में होती है जो उसे ईमान से चलाए। गोविंद ने हल पर हाथ फेरा। अब यह सिर्फ बाबा का हल नहीं था, इसमें उसका भी हिस्सा था। उसके मन में पहली बार यह एहसास गहरा हुआ, औजार सिर्फ खेत नहीं जोतते, ये इंसान के भीतर भी कुछ जोतते हैं। सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। रामस्वरूप बैलों को खोलकर खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। गोविंद चुपचाप उठा, जैसे रोज की तरह पानी भरने जा रहा हो, लेकिन उसके कंधे पर कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। वह सीधे गोदाम पहुंचा, ताला खोला, अंदर गया और पुराने कपड़े के नीचे रखा टूटा हुआ हल निकाल लिया। उस जगह अब खालीपन था जहां कल तक बाबा का सबसे प्यारा औजार रखा था। उसने कपड़े का लपेटा हटाया। वो अब टूटा हुआ नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा चमक रहा था। नया जोड़, चिकनी लकड़ी और लोहे के पाटे पर हल्की चमक, मानो हल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। गोविंद ने हल को गोदाम में उसी कोने में रखा और कपड़े से ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसे बाबा रोज करते थे। फिर वह आंगन में लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद रामस्वरूप गोदाम में पहुंचे। ताला खोला, कपड़ा हटाया। उनकी आंखें ठिठक गईं। हल का पाटा बिल्कुल सीधा, जोड़ मजबूत और लकड़ी से नई खुशबू उठ रही थी। उन्होंने उंगलियों से जोड़ को दबाया, कहीं कोई दरार नहीं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो हल को लेकर आंगन में आए और बोले, गोविंद, आज खेत में मेरे साथ चलना है। गोविंद ने सहज बनने की कोशिश की। हां बाबा, पर क्यों? रामस्वरूप ने बस इतना कहा। कुछ बातें खेत में ही समझ आती हैं। खेत में पहुंचकर उन्होंने हल जोता। पहली ही फांक के साथ मिट्टी ने जैसे खुशी से अंगड़ाई ली। हल आसानी से, बिना किसी रुकावट के, धरती को चीर रहा था। रामस्वरूप ने हल से हाथ हटाकर गोविंद की ओर बढ़ाया। चल, तू चला। देख, औजार और हाथ का रिश्ता कैसा होता है। गोविंद ने हल पकड़ा। बैल आगे बढ़े और हल की धार मिट्टी में डूबती गई। उसके दिल में अजीब सी खुशी भर रही थी। ये वही हल था जिसे उसने तोड़ा था, और अब वही हल उसके हाथों में जिंदगी लौटा रहा था। रामस्वरूप कुछ कदम पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की, गर्व से भरी मुस्कान थी। शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था कि यह मरम्मत किसने कराई है,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी सच्चाई शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाई जाती है। राजू के चेहरे पर अब भी हल्की सी घबराहट थी, जो वह किसी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। मगर पिता, जो उसके हर हाव भाव को बचपन से पढ़ते आए थे, उसकी आंखों में उतर चुकी बेचैनी को भांप चुके थे। रामस्वरूप शाम को बरामदे में बैठे थे। उनके हाथ में पुराना तांबे का लोटा था, जिसमें वे पानी भरकर पीते और धीरे धीरे खांसते हुए बाहर आंगन की ओर देखते। उनकी निगाह अक्सर उसी कोने पर चली जाती जहां हल को दीवार के सहारे रखा जाता था, लेकिन आज वहां सिर्फ खाली जगह थी। राजू, ओ राजू, उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा। राजू दौड़कर आया, लेकिन उसके कदमों में एक अनजाना संकोच था। जी बाबूजी। हल कहां है? सुबह से नजर नहीं आ रहा, रामस्वरूप ने बिना किसी भाव के पूछा, मगर आवाज में एक हल्की सख्ती थी। राजू के गले में जैसे कुछ अटक गया। वह एक पल के लिए सोचने लगा। कह दे कि वह हल खेत के पीछे ले गया था और गलती से टूट गया, या फिर कोई और बहाना बना दे। लेकिन बाबूजी की आंखें स्थिर थीं और वह बहाना गढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं देखता हूं बाबूजी, शायद पीछे के कोठार में हो, कहकर वह जल्दी से निकल गया। रामस्वरूप की नजरें उसके पीछे तक गईं। उनके मन में एक शक जरूर उठ चुका था, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। पीछे पुराने नीम के पेड़ के पास राजू ने आधा टूटा हुआ हल कपड़े से ढककर रखा था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, लकड़ी का टूटा हिस्सा और लोहे की मुड़ी हुई नोक नजर आई। राजू का दिल बैठ गया। वह जानता था यह हल उसके बाबूजी के लिए सिर्फ खेती का औजार नहीं था, बल्कि उनकी जवानी, उनकी मेहनत और उनके सपनों का साथी था। वह वहीं बैठ गया और टूटी हुई लकड़ी को सहलाने लगा। आंखों में पश्चाताप का सैलाब उमड़ आया। मन ही मन उसने ठान लिया, चाहे जो हो जाए, वह इस हल को पहले जैसा बना देगा और बाबूजी की नजरों में अपना खोया हुआ भरोसा फिर से जीत लेगा। शाम गहराने लगी थी। नीम के पत्तों से छनकर आती आखिरी धूप टूटी हुई हल पर पड़ रही थी, जैसे समय भी उस पर अपनी नजर गड़ाए खड़ा हो। अगली सुबह गोविंद जल्दी उठ गया। पिता रामस्वरूप बैलों के साथ खेत गए हुए थे। मां सीता रोटियां सेंक रही थीं और गांव की सुबह की हल्की हलचल घर तक आती थी। गोविंद ने धीरे से गोदाम का ताला खोला। हल, जिसे उसने रात में देखा था, अब उसकी निगाहों में और भी कीमती लग रहा था। वह इसे संभाल कर उठाया और कपड़े में लपेटा ताकि कोई इसे देख न सके। रास्ते में पीपल के पेड़ के पास गांव के बढ़ई रामदयाल की छोटी सी दुकान थी। गोविंद हल लेकर सीधे वहां पहुंचा। रामदयाल ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, अरे गोविंद, ये तो तेरे बाबा का हल है, क्या तुझे लगा कि इसे छुपा कर लाएगा? गोविंद ने जल्दी से कहा, काका, यह हल टूट गया है। अगर इसे मरम्मत न कराया तो बाबा का दिल भी टूट जाएगा। कृपया इसे ठीक कर दीजिए और किसी को भनक न लगे। रामदयाल ने उसकी आंखों में देखा। उनमें गंभीरता और जिम्मेदारी का मिश्रण था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रहे, हल ठीक होना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। गोविंद ने हल को दुकान के कोने में रखा और रामदयाल के साथ मिलकर मरम्मत शुरू की। लकड़ी को साफ किया गया, टूटा हुआ हिस्सा बदल दिया गया, लोहे के जोड़ को फिर से कस दिया गया। गोविंद ने खुद हाथ बटाए, लकड़ी घिसी, औजार उठाए, लोहे के पाटे में नई जान डाली। पसीने और मेहनत से हल में एक नई चमक आई। दिन भर की मेहनत के बाद हल पहले से भी मजबूत लग रहा था। गोविंद की आंखों में गर्व और संतोष का मिलाजुला भाव था। उसने सोचा, अब यह हल सिर्फ बाबा का नहीं, मेरा भी हिस्सा बन गया है। शाम को वह हल लेकर घर लौटा और गोदाम में उसी जगह रखा जहां पहले बाबा रखते थे। सीता ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। गोविंद जानता था कि पिता को अभी तक इस बात का पता नहीं चला है।
उस रात वह बिस्तर पर लेटा और हल की चमक और मेहनत की खुशबू को याद करता रहा। उसका मन भर आया। अब वह जान गया था कि किसी चीज की कद्र करना सिर्फ देख लेने या छूने से नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी उठाने से होती है। सुबह की धूप हल्की और सुनहरी थी। रामस्वरूप बैलों को लेकर खेत की ओर चले गए थे। गोविंद चुपचाप उठकर गोदाम की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा हल था, मरम्मत के बाद का, पहले से भी मजबूत और चमकदार। उसने हल को गोदाम से बाहर निकाला। धूप में हल की चमक आंखों में बस गई। गोविंद ने बैलों के सामने हल रखा और खुद भी पीछे खड़ा हो गया, थोड़ी सी घबराहट के साथ। रामस्वरूप ने जब हल देखा, उनके चेहरे पर पहली झलकां आई। हल की मुस्कान जो भीतर तक गर्व और अपनापन लिए हुए थी। उन्होंने उंगलियों से जोड़ को छुआ, हल्की दबकी महसूस की और फिर पीछे हटकर गोविंद की ओर देखा। गोविंद! उनकी आवाज में हल्की आश्चर्य और स्नेह मिश्रित थी। गोविंद ने हल को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा, इसे मैंने ठीक कराया। अब यह पहले जैसा मजबूत है। रामस्वरूप ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने हल के पाटे को देखा, फिर लकड़ी की खुशबू को महसूस किया और अंततः हल से अपना चेहरा हटाकर गोविंद की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गर्व था, सख्ती नहीं। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, देख बेटा, यही हल सिर्फ औजार नहीं, ये मेहनत, प्यार और भरोसे का प्रतीक है। तूने इसे ठीक किया तो न सिर्फ लकड़ी और लोहे को जोड़ा है, बल्कि अपने कर्म और समझदारी से मेरे दिल को भी जोड़ा है। गोविंद की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से हल के हैंडल को पकड़ लिया और बैलों को आगे बढ़ाया। मिट्टी हल के नीचे ढंसी और हल धीरे धीरे खेत में अपना रास्ता बना रहा था। रामस्वरूप पीछे पीछे चल रहे थे और बीच बीच में हल की जांच कर लेते। गोविंद ने महसूस किया कि हल अब सिर्फ खेत का औजार नहीं रहा, यह उनके पिता और बेटे के रिश्ते का प्रतीक बन गया था। उस दिन के बाद हल की हर फांक में मेहनत की खुशबू थी और हर जोड़ में विश्वास और प्यार। गोविंद ने सीखा कि औजार की कद्र सिर्फ उसकी उपयोगिता में नहीं, बल्कि उससे जुड़े रिश्तों और जिम्मेदारियों में होती है। खेत में हल जोतते हुए सूर्य धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। धूल की हल्की सी खुशबू हवा में घुली हुई थी। गोविंद बैलों के पीछे हल खींच रहा था और रामस्वरूप उसके पास ही चलते हुए हल की गति पर नजर रख रहे थे। देख बेटा, रामस्वरूप ने कहा, हर फांक मिट्टी की कहानी कहती है। यह हल सिर्फ जमीन नहीं जोतता, यह मेहनत, धैर्य और हमारी यादों को भी उखाड़ता और संजोता है। गोविंद ने हल को रोककर पूछा, बाबा, क्या यादें सच में मिट्टी में बसी होती हैं? रामस्वरूप मुस्कुराए, हां बेटा, जब मैं तेरे उम्र का था, इसी हल से पहली फसल की जोताई की थी। बारिश में भीगे खेत, पसीने से तर हाथ और बैल जो मेरे साथ पूरे दिन चले। हर फांक में वो दिन मेरे सामने आता और यही अनुभव मुझे सिखाता है कि मेहनत बिना धैर्य के अधूरी है। गोविंद ने हल को धीरे से दबाया। वह अब समझ गया था कि हल केवल लकड़ी और लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि पिता की मेहनत, उनके संघर्ष और उनके जीवन का प्रतीक है। रामस्वरूप ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा, यही कारण है कि मैंने कभी इसे किसी को देने या फेंकने की सोची नहीं। यह हल हमारी मेहनत का साथी है और अब तुम्हारा भी। इसे संभालना, इसका सम्मान करना, यही असली सीख है। गोविंद की आंखों में नमकीन चमक थी। उसने धीरे से हल को थामा और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। यह सिर्फ औजार नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। रामस्वरूप ने हल से उसका हाथ छूते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सही भावना है। औजार से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान की सोच और जिम्मेदारी होती है। सूरज की रोशनी में हल चमक रहा था। मिट्टी में हल की फांकें और पिता पुत्र की साझा मेहनत की कहानी एक साथ लिखी जा रही थी।
गोविंद अब न केवल हल को संभाल रहा था, बल्कि पिता के अनुभव और उनकी जिम्मेदारी को भी अपने दिल में बसाने लगा था। कुछ हफ्तों बाद गांव का माहौल धीरे धीरे हल और गोविंद की मेहनत की कहानियों से गूंजने लगा। खेत में हल जोतते हुए गोविंद और रामस्वरूप की छवि गांव वालों की नजरों में अब सिर्फ किसान और उनके औजार की नहीं थी, बल्कि मेहनत, लगन और रिश्तों का प्रतीक बन गई थी। एक दिन गांव का मेला लगा। रामस्वरूप और गोविंद अपने खेत से लौट रहे थे। तभी हरिया काका ने उन्हें रोका। अरे रामस्वरूप, गोविंद, लोग तो आपकी मेहनत की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि पुराने हल को मरम्मत करके बेटे ने जो काम दिखाया है वह कमाल है। गोविंद ने हल की ओर झांकते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उसे अब कोई शर्म या डर महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा, ये हल अब सिर्फ हमारे बीच की कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। गांव के बच्चे भी पास आ गए। उन्होंने गोविंद से पूछा, भैया, ये हल इतना मजबूत कैसे हो गया? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत, प्यार और समझदारी, यही इसे मजबूत बनाता है। लकड़ी और लोहे से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान का दिल और मेहनत होती है। रामस्वरूप ने पीछे खड़े होकर गोविंद की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैंने देखा कि तूने सिर्फ हल को ठीक नहीं किया, बल्कि अपने कर्म से अपने और हमारे रिश्ते को भी मजबूत किया है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने गोविंद और रामस्वरूप की मेहनत की सराहना की। गोविंद का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसे अब एहसास हुआ कि मेहनत का सम्मान केवल घर में नहीं, बल्कि समाज में भी मिलता है। उस दिन के बाद हल खेतों में सिर्फ मिट्टी को नहीं जोतता था, ये गांव में विश्वास, मेहनत और रिश्तों की मिसाल बन गया। रामस्वरूप और गोविंद के बीच का बंधन अब और मजबूत हो गया था। हल की हर फांक, हर जोड़ और हर चमक दोनों के लिए एक साझा कहानी बन गई थी। खेत में हल खींचते हुए गोविंद अब हर कदम और हर फांक में पिता की मेहनत की अहमियत महसूस कर रहा था। हल की लकड़ी, लोहे के जोड़ और बैलों की थकान सब उसे यह याद दिला रहे थे कि मेहनत का असली मूल्य केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास और समझदारी में होता है। दिन के बाद गांव के युवा उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि गोविंद हल को कितने निपुण हाथों से चला रहा है। भैया, एक युवक बोला, आपने यह हल ठीक कर लिया, कैसे? गोविंद मुस्कुराया और कहा, बस मेहनत, धैर्य और सम्मान। यह हल सिर्फ औजार नहीं, यह सीखने का तरीका है। मेहनत का फल धीरे धीरे आता है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। रामस्वरूप पास खड़े होकर बोले, बेटा, यही सीख सबसे महत्वपूर्ण है। औजार और इंसान के बीच का रिश्ता तब मजबूत होता है जब मेहनत और जिम्मेदारी साथ होती है। ये बात सिर्फ खेत में नहीं, जीवन के हर काम में लागू होती है। गोविंद ने हल के हैंडल को पकड़ते हुए कहा, अब मैं समझ गया, केवल काम करना ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े रिश्ते और जिम्मेदारी भी उतने ही जरूरी हैं। यही हमारी असली पूंजी है। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि यह सिर्फ हल की मरम्मत की कहानी नहीं थी, बल्कि मेहनत, परिवार और जिम्मेदारी की मिसाल थी। बच्चे भी गोविंद को देखकर सीखने लगे कि किसी चीज की कद्र करना सिर्फ उपयोगिता से नहीं, बल्कि उसमें जुड़ी मेहनत और अनुभव से होती है। रामस्वरूप ने हल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ हल नहीं संभाला, बल्कि अपनी सोच और जिम्मेदारी से गांव के लिए भी प्रेरणा दे दी। यही असली जीत है। गोविंद के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव था। उसने हल को धीरे से धक्का दिया और बैलों के साथ खेत की ओर बढ़ा। हल अब सिर्फ मिट्टी को जोतने का औजार नहीं रहा, यह गांव में मेहनत, समझदारी और रिश्तों की मिसाल बन चुका था।
सूरज धीरे धीरे खेतों पर अपनी गर्म सुनहरी किरणें फैला रहा था। गोविंद और रामस्वरूप हल खींचते हुए खेत में चल रहे थे। बैलों की ठंडी सांसें और मिट्टी की महक दोनों के मन को एक अजीब सुकून दे रही थीं। बाबा, गोविंद ने धीरे से कहा, अगर हम थोड़ा ट्रैक्टर भी इस्तेमाल करें तो काम जल्दी और आसान हो जाएगा। पर मैं जानता हूं कि आप पुराने तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। रामस्वरूप ने हल रोकते हुए उसकी ओर देखा। देख बेटा, पुरानी परंपरा में अनुभव और धैर्य छुपा है। मशीनें काम तो आसान कर देती हैं, लेकिन मेहनत और सीखने का अवसर कम हो जाता है। पर मैं भी समझता हूं कि बदलाव जरूरी है। गोविंद ने हल को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हम पुराने तरीकों को छोड़ सकते नहीं, पर नए तरीकों को अपनाकर और बेहतर बना सकते हैं। रामस्वरूप ने हल के जोड़ को दबाया और मुस्कुराए। ठीक है बेटा, तूने अपने कर्म और सोच से यह हल मजबूत किया। अब मैं भी देखता हूं कि नई सोच पुरानी मेहनत के साथ कैसे जुड़ सकती है। वह दोनों खेत में आगे बढ़े। गोविंद ने हल खींचते हुए बैलों की ताकत और मिट्टी की नमी का ध्यान रखा, और रामस्वरूप ने नई तकनीक के छोटे छोटे उपाय सुझाए। जहां जरूरत थी वहां हल की दिशा बदलना और कुछ जगह हल की गहराई बढ़ाना। धीरे धीरे पिता और पुत्र का तालमेल खेत में साफ दिखने लगा। हल अब सिर्फ औजार नहीं रहा, यह पिता और पुत्र के बीच समझदारी, परंपरा और बदलाव का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग भी यह देख रहे थे, कैसे पुराने और नए तरीके का संतुलन कठिन परंतु संभव है। और गोविंद ने महसूस किया कि हर बदलाव तभी सफल होता है जब उसमें मेहनत, सम्मान और जिम्मेदारी शामिल हो। रामस्वरूप ने हल के हैंडल पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह सिर्फ खेती की सीख नहीं, जीवन की भी सीख है। पुराने और नए का संतुलन बनाना यही असली कला है। गोविंद ने हल पकड़ा और मुस्कुराया। वह जान गया था कि मेहनत, समझदारी और रिश्तों की कद्र, इन तीनों के बिना कोई भी औजार, चाहे हल हो या मशीन, सफल नहीं हो सकता। खेत में हल खींचते हुए गोविंद और रामस्वरूप की चर्चा धीरे धीरे गांव के बच्चों तक पहुंच गई। बच्चे अक्सर खेत के किनारे खड़े होकर हल और बैलों की गतिविधि को देखते। आज गोविंद ने तय किया कि बच्चों को भी यह सीख देनी चाहिए। आओ बच्चों, गोविंद ने कहा। बच्चे उत्सुकता से दौड़ते हुए आए। यह हल सिर्फ मिट्टी को जोतने का औजार नहीं है, यह मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसे संभालना आसान नहीं, इसे समझना पड़ता है। रामस्वरूप ने हल की ओर इशारा किया। देखो बेटा लोग, यह हल तुम्हारे पिता ने संभाला है। पुराने और नए तरीकों का तालमेल इस हल में दिखता है। मेहनत के बिना कोई भी औजार मजबूत नहीं बनता। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हल को छूकर महसूस किया, हल के पार्टों को देखकर समझने की कोशिश की कि मेहनत और समझदारी कैसे जुड़ती है। एक बच्चा बोला, भैया, क्या हम भी इसे खींच सकते हैं? गोविंद ने हंसते हुए कहा, जरूर, लेकिन पहले इसे समझो। हल के साथ धैर्य रखना सीखो, तभी काम आसान और सही होगा। संध्या तक बच्चे हल के पास बैठकर गोविंद और रामस्वरूप की बातें सुनते रहे। उन्होंने देखा कि मेहनत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि सोच और जिम्मेदारी में भी होती है। रामस्वरूप ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराए। याद रखो, मेहनत और समझदारी हर काम में जरूरी है। यह हल केवल औजार नहीं, यह सीखने का तरीका है। गोविंद ने हल को बैलों के साथ खींचते हुए देखा। उसे अब एहसास था कि यह हल अब सिर्फ मिट्टी में रास्ता नहीं बनाता, ये गांव के बच्चों के दिलों में मेहनत और जिम्मेदारी की मिसाल भी पैदा कर रहा था। गांव में हल की कहानी धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गई। बच्चों ने सीखा कि मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी किसी भी काम को मजबूत और सफल बना सकती है। खेत की ओर बढ़ते हुए गोविंद और रामस्वरूप अब सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहे थे।
गांव के कई किसान भी उनके पास आकर सीखना चाहते थे कि पुराने और नए तरीकों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। देखो, रामस्वरूप ने हल के पास खड़े गांव वालों को समझाते हुए कहा, पुराने तरीके में अनुभव और धैर्य छुपा है, जबकि नए तरीके से काम आसान और तेज हो जाता है। इन्हें मिलाकर ही असली परिणाम मिलता है। गोविंद ने हल को खींचते हुए समझाया, हमने अपने पुराने हल को ठीक किया और उसकी ताकत और सीख को नए तरीकों के साथ जोड़ा। यही तरीका हमें बेहतर और टिकाऊ परिणाम देता है। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ ने तुरंत हल की ताकत महसूस की, जबकि कुछ ने नए उपकरणों को हल के साथ जोड़कर प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में हल और मशीन का संतुलन बनता गया। बच्चे भी खेत में आते और हल के पास खड़े होकर गोविंद से पूछते, भैया, इसे क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? गोविंद मुस्कुराते हुए समझाता, यह केवल मिट्टी को जोतने का औजार नहीं है, यह मेहनत, जिम्मेदारी और समझदारी का प्रतीक है। इसे सही तरह से समझो और संभालो, तभी यह काम करेगा। रामस्वरूप ने हल के हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा, यही असली सीख है। पुराना और नया, अनुभव और तकनीक सब मिलकर ही काम करता है। यही खेती, यही जिंदगी। धीरे धीरे गांव में हल का नाम और उसकी कहानी फैल गई। ये अब सिर्फ मिट्टी जोतने का औजार नहीं था, बल्कि मेहनत, जिम्मेदारी और समझदारी का प्रतीक बन गया। गोविंद और रामस्वरूप ने मिलकर गांव के हर किसान को यह संदेश दिया कि मेहनत और बदलाव साथ में चलें, तभी जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। सर्दियों के बाद गांव में बसंत की हल्की हल्की हवा बह रही थी। खेतों में नई फसल के लिए तैयारी चल रही थी। गोविंद और रामस्वरूप हल खींचते हुए खेत में गए। बैलों की सांसें धुंधली सुबह की ठंडी हवा में उठ रही थीं और मिट्टी में हल की पहली फांकें नई उम्मीद की तरह दिख रही थीं। गोविंद ने हल को धीरे धीरे मिट्टी में दबाया। बाबा, नई फसल के लिए यह हल पहले से भी जरूरी है, उसने कहा। रामस्वरूप ने हल के पास हाथ फेरते हुए उत्तर दिया, हां बेटा, यह हल केवल मिट्टी नहीं जोतता, यह मेहनत, धैर्य और हमारे अनुभव की नींव भी तैयार करता है। जैसे हम मिट्टी तैयार करते हैं, वैसे ही हमारी सीख और मेहनत भी नई पीढ़ी के लिए तैयार होती है। गांव के बच्चे भी पास आए। उन्होंने हल को देखा और गोविंद से पूछा, भैया, यह हल इतना मजबूत कैसे हो गया? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस हल में सिर्फ लकड़ी और लोहे की मजबूती नहीं है, इसमें मेहनत, प्यार, समझदारी और जिम्मेदारी भी बसी है। यही इसे खास बनाती है। रामस्वरूप ने हल की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, देखो, यह नई फसल कैसे जमीन में जड़ें डालती है। ठीक वैसे ही मेहनत और सीख भी जीवन में जड़ें डालती हैं। यही असली फल है। दिन भर हल खेत में चलता रहा। गोविंद और रामस्वरूप ने मिलकर नई फसल की जोताई की और हर फांक में अनुभव और जिम्मेदारी की कहानी बुनते गए। गांव वाले भी दूर से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हल सिर्फ औजार नहीं, बल्कि मेहनत और सीख का प्रतीक बन गया है। बच्चे इसे देखकर सीख रहे थे कि मेहनत, जिम्मेदारी और समझदारी हर काम में सफलता की कुंजी होती है। सूरज ढलते समय हल की चमक मिट्टी में और भी स्पष्ट दिख रही थी। गोविंद ने महसूस किया कि यह हल अब केवल पिता का नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुका है। बसंत की ठंडी हवा के साथ गांव में नई ऊर्जा फैल रही थी। गोविंद अब सिर्फ हल खींचने तक सीमित नहीं रहा। वह अपने अनुभव और मेहनत को गांव के लोगों के साथ साझा करने लगा। एक दिन गांव के पंचायत भवन में गोविंद ने सभा बुलाई। गांव के किसान और युवा सभी वहां आए। उसने कहा, यह हल केवल मिट्टी को जोतता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और समझदारी हमें जीवन में मजबूत बनाती है। हम अपने पुराने तरीकों और नए तरीकों का संतुलन सीखें,
तो हमारी फसल और मेहनत दोनों सफल होंगी। रामस्वरूप भी वहां मौजूद थे। उन्होंने हल को हाथ में लिया और आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा ने इस हल को ठीक किया। वह सिर्फ औजार नहीं, बल्कि मेहनत, प्यार और सीख का प्रतीक बन गया। यही प्रेरणा हमें अपने खेत और जीवन में लागू करनी होगी। किसानों ने गोविंद की बातें ध्यान से सुनी। कुछ ने तुरंत नए तरीके अपनाने का मन बनाया, कुछ ने हल की मरम्मत और संतुलन का महत्व समझा। बच्चे भी पास खड़े थे। उन्होंने हल को छूकर महसूस किया कि यह केवल औजार नहीं, बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी की मिसाल है। गोविंद ने देखा कि हल की कहानी अब गांव के हर घर में फैल रही है। लोगों के चेहरों पर बदलाव की झलक थी। कुछ पुराने तरीके छोड़कर नई तकनीक अपना रहे थे और कुछ नए तरीकों में पुरानी समझदारी जोड़ रहे थे। संध्या के समय हल खेत में चमक रहा था। गोविंद और रामस्वरूप ने देखा कि मेहनत, जिम्मेदारी और समझदारी ने गांव में एक नई चेतना जगाई है। हल अब केवल खेत का औजार नहीं रहा, यह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। रामस्वरूप ने गोविंद की ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, तूने दिखा दिया कि मेहनत और समझदारी केवल खेत में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में बदलाव ला सकती है। यही असली जीत है। गोविंद ने हल के हैंडल को पकड़ा और बैलों के साथ खेत की ओर बढ़ा। उसके मन में गर्व और संतोष भर गया। वह जान गया था कि मेहनत, जिम्मेदारी और सीख, इन तीनों से ही जीवन मजबूत बनता है। गांव की सुबह धीरे धीरे उजाले में बदल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, कहीं दूर से आती बैलों की घंटियों की टनटन और खेतों में बहती ठंडी हवा का झोंका, सब मिलकर एक सुकून भरा माहौल बना रहे थे। लेकिन राम सिंह के मन में यह सुकून कहीं नहीं था। उनकी आंखों में हल की टूटी लकड़ी का दृश्य बार बार तैर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने बेटे अर्जुन से सीधे बात तक नहीं की थी। गांव के लोग भी ये बदलाव महसूस कर रहे थे। चौपाल पर जाते तो बुजुर्ग पूछते, राम सिंह, अर्जुन कुछ दिन से खेत में दिखता नहीं, सब ठीक है ना? राम सिंह सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ बात टाल देते, हां, बस पढ़ाई में लगा है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक खालीपन खा रहा था। उधर अर्जुन भी बेचैन था। जब भी वो पिता को देखता, उसे अपने किए पर पछतावा और गहरा होता जाता। लेकिन हिम्मत करके माफी मांगना उसे मुश्किल लगता। उसके मन में बार बार वो दिन घूम जाता जिस दिन उसने हल को उठाने की कोशिश में तोड़ दिया था। उस शाम अर्जुन बरामदे में बैठा था। आकाश में हल्की लालिमा थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी मां आई और उसके पास बैठ गईं। अर्जुन, मां ने नरमी से कहा, तू जानता है तेरे पापा को हल से कितना लगाव है। वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, उनकी जिंदगी की कमाई और यादें हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। मां, मैंने गलती से तोड़ा था। मां ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, गलती हो गई है बेटा, लेकिन उसे सही करने का भी तो रास्ता है। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। उसने तय कर लिया था, वो हल को फिर से वैसे ही बनाएगा जैसे पिता ने सालों पहले बनाया था, और इस बार वो अपने हाथों से करेगा। उसने अगले दिन से ही गांव के बढ़ई रामलाल से सीखना शुरू किया। लकड़ी चुनने से लेकर उसे तराशने तक हर काम में वो घंटों मेहनत करता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन चेहरे पर उम्मीद का उजाला लौट आया। उधर राम सिंह को कुछ अंदाजा था कि बेटा कुछ कर रहा है, लेकिन वो चुपचाप देखते रहे। उनके भीतर एक अनकहा डर भी था। क्या बेटा सच में समझ पाएगा कि हल सिर्फ खेती का औजार नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है? दिन बीतते गए और अर्जुन की मेहनत ने आकार लेना शुरू किया।